जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की भर्ती 12,000 प्लस पदों के लिए आई हुई है, जिसके ऊपर एडुटेरिया ने न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक दिन प्रत्येक सेट का डिस्कशन कराया जा रहा है। आज टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन कराया जाएगा। आप लोग का जो स्कोर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सुझाव एवं शिकायत भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो यह 26 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। तो विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो यह है आरपीएफ से। रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ ने यात्रियों के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आरपीएफ ने। क्वेश्चन नंबर 3, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाहिदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाहिदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाल ही में जो हरित क्रांति के जनक थे वह एम.एस. स्वामीनाथन, उसका निधन हो गया है। उसे कौन सा साल विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था? तो उसे 1987 में। ऑप्शन नंबर सी 1987 में स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1987। क्वेश्चन नंबर 5, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक हर साल किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, और ग्लोबल जेंडर गैप या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव शुरू किया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ है? तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 7, 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 के लिए पद्म विभूषण कितना व्यक्ति को दिया गया है? तो 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, और 9 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है, और 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण। इसे क्या दिया गया है? भूषण 9 व्यक्ति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में 15वां विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 9, संतोष ट्रॉफी 2023 का उपविजेता। संतोष ट्रॉफी 2023 का उपविजेता पूछा जा रहा है। विजेता हुआ कर्नाटक, उपविजेता हुआ है मेघालय। ऑप्शन नंबर बी मेघालय। संतोष ट्रॉफी का उपविजेता मेघालय है,
और विजेता कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी मेघालय। किस आईआईटी के द्वारा आब प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया? कौन सा आईआईटी ने आब प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली ने आब प्रहरी ऐप को लॉन्च किया। आब प्रहरी ऐप ये जल जमाव की जो समस्या है उसे दूर करेगा। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली। दी इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है फिरोज गांधी। दी इंडियन मेट्रोपोलिस के लेखक हैं फिरोज गांधी। ऑप्शन नंबर बी फिरोज गांधी। क्वेश्चन नंबर 12, कोली लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है महाराष्ट्र से। कोली लोकनृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है, यानी ऑप्शन नंबर ए कोली लोकनृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यह जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन ए जेनेवा। केगा परमाणु विद्युत गिरी। केगा परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2000 ईस्वी में। केगा परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर सी 2000। क्वेश्चन नंबर 15, चेकमेट, बिशप एवं ग्रेम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? चेकमेट, बिशप तथा ग्रेम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह शतरंज से है। ऑप्शन बी शतरंज। शतरंज खेल से संबंधित है चेकमेट, बिशप और ग्रेम्बिट, ये तीनों शतरंज खेल से संबंधित। ऑप्शन बी शतरंज। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो यह करता है वित्त आयोग। राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त आयोग करता है एवं मौद्रिक नीति का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक, राजकोषीय नीति वित्त आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पूछा जा रहा है राजकोषीय नीति, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, और मौद्रिक नीति रहता तो रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है ना यह एक लेख पत्र है क्या चीज का? तो यह सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन नंबर सी सरकार की राजकोषीय नीति का एक बजट लेख पत्र है। सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो पहला ओपन जनरल लाइसेंस, यह विदेशी व्यापार से संबंध है, यानी ए का 2। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है 1। थोक मूल्य सूचकांक, यह मुद्रास्फीति से संबंधित है 4। नकदी रिजर्व अनुपात, यह ऋण नियंत्रण से संबंधित है 3, यानी 2143। 2143 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए 2143। ऑप्शन नंबर ए ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना, इसका आधार क्या था? तो यह था हेरोड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना, और दूसरा पंचवर्षीय योजना था आधारित महालनोबिस मॉडल पे। दूसरा महालनोबिस मॉडल पे, पहला हेरोड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए हेरोड डोमर मॉडल। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देते था उसे कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा घटना कब हुआ था? तो गरीबी हटाओ, यह नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यह 1969 में हुआ था पहली बार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और हरित क्रांति का प्रारंभ यह तो 1966 में हुआ था। हरित क्रांति 1966 में हुआ था, यानी 3-2-1
3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। पहले हुआ था हरित क्रांति, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका परिस्थिति संतुलन से संबंध नहीं है? मतलब पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध कौन नहीं रखता है? जल प्रबंधन रखता है, वनारोपण रखता है और वन्यजीव सुरक्षा रखता है। औद्योगिक प्रबंधन, इससे पारिस्थितिकी संतुलन से कोई मतलब नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन को, यानी ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रबंधन। क्वेश्चन 22, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने की थी? कौन से अंग्रेज ने ऐसा बोला था कि अगर 1857 के विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता ना तो हम 1857 में ही हार जाते? ऐसा कहा था जॉन लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉरेंस ने ऐसा कहा था कि यदि 1857 की क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो हम उसी समय हार जाते। जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया? किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया? तो कमिश्नर टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी, कमिश्नर टेलर ने पीर अली के नेतृत्व में पटना में है ना विद्रोह को दबाया था। ऑप्शन डी, कमिश्नर टेलर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बिहार में दूसरा ये अधिवेशन था, गया में हुआ था 37वां, जिसका अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन सी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में किया गया था उसकी अध्यक्षता किया था देशबंधु चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, मोपला विद्रोह यह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुआ था। तो पहले हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, यानी 4, पहले 4, उसके बाद 1919 यानी 2, उसके बाद 1921 1, उसके बाद 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 2, 1, 3। मोपला विद्रोह 1921 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918, यानी 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो यह हुआ था भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में जो हुआ था, क्या चीज हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अकबर ने जो कार्य किया था उसका कालानुक्रम, सही कालानुक्रम कौन सा है? तो तीर्थ यात्रा पर कर अकबर ने 1562 को लगाया था, तीर्थ यात्रा पर कर। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1561 में किया था। दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने 1563 में किया था। ठीक, दास प्रथा का अंत 1562 में, पहले दास प्रथा का अंत किया
उसके बाद तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया। और जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था अकबर ने। और दहसलसाला प्रणाली की स्थापना मतलब दहसाला प्रणाली लागू किया था 1582 में। दहसाला प्रणाली 1582 में। तो सबसे पहले हो जाएगा 1562 यानी दास प्रथा का अंत। उसके बाद तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया। उसके बाद जजिया कर समाप्त किया। दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा पर कर, जजिया कर समाप्त, दहसल कर प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दास प्रथा का अंत किया था 1962 में। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया 1963। जजिया कर समाप्त किया 1564 और दहसाला प्रणाली 1582 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो यह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। दारा सिकोह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी, कादरी संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नगर 3 भाग में विभाजित था? 3 भाग में विभाजित कौन सा हड़प्पा स्थल का नगर था? तो वह था धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा 3 भाग में विभाजित था। ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। किस बौद्ध संगति के अनुसरण को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ परिवार महासंधिक में विभाजित हो गया? किस बौद्ध संगति को लेकर? किस बौद्ध संगति में? तो यानी द्वितीय बौद्ध संगति में। ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति जो कि कालाशोक के समय में हुआ था, इसी समय स्थावीर एवं महासंधिक में विभाजित हो गया। ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति। मौर्य काल में संचार एवं संस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था से संबंध था संचार एवं संस्था का। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा था। कौन सा 7 वर्ग में सम्मिलित नहीं था? तो क्षत्रिय। क्षत्रिय यह 7 वर्ग में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें 7 वर्गों में बांटा था भारतीय समाज को। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो वह रामेश्वरम द्वीप है। ऑप्शन सी, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी, रामेश्वरम। भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात के लिए सर्वप्रमुख पतन है? लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक कहां से होता है? तो यह मर्मागोवा बंदरगाह से होता है। ऑप्शन ए, जो कि गोवा में मर्मागोवा बंदरगाह से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है। ऑप्शन ए, मर्मागोवा। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, दूसरा पापुआ न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो है, चौथा है मेडागास्कर, परंतु हिंद महासागर का सबसे बड़ा मेडागास्कर है। ऑप्शन सी, मेडागास्कर। गंगा का डेल्टा, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो चापाकार डेल्टा। ऑप्शन सी, या तो त्रिभुजाकार डेल्टा कह सकते हैं या चापाकार डेल्टा कह सकते हैं। ऑप्शन सी, चापाकार डेल्टा का उदाहरण है गंगा नदी का डेल्टा। क्वेश्चन 38, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? आल्प्स पर्वत है ना, उसके उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को फान कहते हैं, जो कि अंगूर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। ऑप्शन बी, फान। फान स्विट्जरलैंड में बहने वाली हवा को कहा जाता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो अधिकेंद्र पर। ऑप्शन ए, अधिकेंद्र पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र पर। क्वेश्चन 40, निहारिका क्या है?
क्वेश्चन 40, निहारिका क्या है? तो यह एक तप्त गैस का बादल है। निहारिका एक तप्त गैस का बादल है, ऑप्शन नंबर ए। निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नामदफा यह अरुणाचल प्रदेश में है 2, पेरियार यह केरल का है 4, बांदीपुर यह कर्नाटक का है 1, किबुल लामजाओ यह मणिपुर का है 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक और लामजाओ मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संविधान की सर्वोच्चता यह संघीय सरकार की है। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार यह भी संघीय सरकार की है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी संघीय सरकार की है। आपातकालीन प्रावधान यह संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है, यानी 1 2 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपातकालीन प्रावधान या एकात्मक सरकार की व्यवस्था है, संघीय सरकार की नहीं है। ऑप्शन सी 1 2 3 सही है। संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्वेश्चन 43, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? मतलब कौन कहेगा तो राज्य सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति जब कहेगा कि लोक सेवा मतलब राज्य का लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाए तो यह सौंप दिया जाएगा, ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति जब बोलेगा तब। क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या औसत्य है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या औसत्य है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, यह सत्य है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, यह भी सत्य है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परवंतिया नहीं है, यह भी सत्य है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यह असत्य है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य फंडामेंटल राइट का उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका क्या होता है? सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। क्वेश्चन 46, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं ना केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं? तो टोटल 8 सदस्य, 8 सदस्य यूनियन टेरिटरी यूटी से 8 सदस्य आते हैं, और राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करता है। बाकी का 225 सदस्य या 225 सदस्य राज्यों से आते हैं। राज्य से 225, यूनियन टेरिटरी से 8 और राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12। यहाँ यूनियन टेरिटरी के बारे में बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी 8 सदस्य। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है बिहार में लोकसभा के लिए? तो लोकसभा में कुल 6 सीट है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए बिहार में लोकसभा के लिए 6 सीट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 सीट बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति को यदि महाभियोग चलाएंगे तो कम से कम कितना दिन पूर्व हमें उसे सूचना देना होगा? तो 14 दिन पूर्व।
ऑप्शन डी 14 दिन पूर्व हमें राष्ट्रपति को बताना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है। ऑप्शन डी 14 दिन। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग को 1989 में बहुसदस्यीय बनाया गया। इससे पहले यानी 1950 में निर्वाचन आयोग बना था। उस समय यह सिंगल था, मतलब एकल सदस्यीय निकाय था, और 1989 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 1989। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण होता है और उत्तर दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। ऑप्शन ए 1 से कम। 1 से कम यानी वाहन में जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है उसका आवर्धन 1 से कम होता है। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो वह किसके लिए करते हैं? तो उपयोग किए गए ऊर्जा के लिए, क्योंकि हम किलोवाट प्रति घंटा में बिजली बिल का भुगतान करते हैं और ऊर्जा का ही मात्रक होता है किलोवाट घंटा। शक्ति का वाट, विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन डी उपयोग हुआ ऊर्जा एनर्जी के लिए। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कैसे जोड़ेंगे? तो केवल श्रृंखला में। ऑप्शन ए केवल श्रृंखला में जोड़ना होगा जिससे कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए केवल एक। क्वेश्चन नंबर 54। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? जब लड़की झूला पर बैठ के झूला झूल रही है, अगर उस पर वह खड़ा हो जाएगा तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऊपर हो जाएगा और लंबाई घट जाएगी। लंबाई घटने से दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन ए दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? क्वेश्चन 55। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह न्यूटन के तीसरा नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी तीसरा नियम। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और वाट का ही 1 जूल प्रति सेकंड, वाट को ही जूल प्रति सेकंड कहते हैं। तो 1 वाट हो जाएगा। 1 जूल कार्य 1 सेकंड के लिए किया जाएगा तो 1 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 वाट। 1 हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज होता है कितना? तो 1 हर्ट्ज 1 सेकंड 1 कंपन को 1 हर्ट्ज कहते हैं। 1 सेकंड 1 कंपन को 1 हर्ट्ज। तो प्रति मिनट 60 कंपन। प्रति मिनट यानी यहाँ पर 60 सेकंड हो जाएगा, 60 मिनट 60 कंपन। ऑप्शन डी 60 मिनट 60 सेकंड 60 कंपन प्रति मिनट 60 कंपन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इस चारों में से कौन है जो एंटीबायोटिक नहीं है? तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, स्टेप्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ऑप्शन डी यानी ये तीनों का तीनों एंटीबायोटिक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन में भी लोहा और मायोग्लोबिन में लोहा। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, मांस में मायोग्लोबिन। ऑप्शन डी लोहा। निम्नलिखित में से सुमेलित है। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित है? उत्पादक हिरण, या सुमेलित नहीं, उत्पादक घास फूस होता है, पेड़ पौधे होता है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ,
यह द्वितीयक उपभोक्ता है। गौण उपभोक्ता घास, ये उपभोक्ता ने, ये उत्पादक है। अपघटक बैक्टीरिया, ये मिलान सही है। ऑप्शन डी अपघटक बैक्टीरिया है। ऑप्शन डी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। ऑप्शन बी यकृत। शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को कहते हैं, शुष्क मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता। ऑप्शन ए जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट पानी में उगने वाले पौधे को कहते हैं। हेलोफाइट नमक में उगने वाले पौधे को कहते हैं। क्वेश्चन 63 टाइफाइड तथा कोल्रा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कोल्रा किसका उदाहरण है? तो जल जन्य रोग का उदाहरण है। ऑप्शन बी जल जन्य रोग का उदाहरण है टाइफाइड एवं कोलेरा। मानव आंख किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? सबसे अच्छा सहूलियत अनुभव किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में मानव का आंख करता है? तो 5500 एंगस्ट्रम। 5500 एंगस्ट्रम में, यानी यहाँ पर लगभग पीला हरा होता है, इसी में मानव आंख सबसे सहूलियत अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर बी 5500 एंगस्ट्रम। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलता है? पौधों में। तो क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिला रहता है? तो यह थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन से गलकंड बीमारी भी होती है गले में। ऑप्शन ए थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिला रहता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया किसके द्वारा जाता है? तो जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा फल यानी खाना। फ्लोएम के द्वारा फल खाना, जाइलम के द्वारा जल। ऑप्शन ए। तो पौधों में जल पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी है फ्रैक्टोज, यानी फ्रैक्टोज में लगभग 1.7 गुना चीनी से, सामान्य चीनी से ज़्यादा मीठा होता है फ्रैक्टोज। ऑप्शन ए। और ग्लूकोज में 0.7 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्टोज में सबसे ज़्यादा चीनी होता है। 69 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। आंशिक आवेश, क्वार्क में आंशिक आवेश पाया जाता है। क्वार्क में आंशिक आवेश होता है यानी 3। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों में 2। आंशिक प्रचक्रण यह पॉजिट्रॉन में होता है 1। और पूर्णांक प्रचक्रण यह फोनॉन में होता है 4। 2 3 1 4। ऑप्शन ए 2 3 1 4। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का होता है। आंशिक आवेश क्वार्क में होता है। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन में होता है। और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन में होता है। ऑप्शन ए। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति 0 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन डी, क्योंकि निर्वात में ध्वनि जाती ही नहीं है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन डी, निर्वात में ध्वनि की गति 0 किलोमीटर प्रति घंटा या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा एक मूल तत्व है, क्योंकि यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप होने के कारण हीरा एक मूल तत्व है। बाकी रेत, संगमरमर, शक्कर ये सभी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इस चारों में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह एक सूक्ष्म जीव रोधी है, कीटाणुनाशक है, सूक्ष्म जीव रोधी। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन सी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह एक सूक्ष्म जीव रोधी है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी
फायर अलार्म में फोटोसेल का उपयोग किया जाता है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन सी फोटोसेल। क्वेश्चन 74, पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वालों के सांस को जांच करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करता है, तो उस फिल्टर पेपर में आखिर क्या होता है? पुलिस जो नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करता है उसमें क्या होता है? तो उसमें पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिससे पता चलता है कि वह नशा में है या नहीं है। क्वेश्चन 75, बादल और वायुमंडल का तैरना। बादल को वायुमंडल में तैरने का कारण है श्यानता, ऑप्शन डी। श्यानता के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरता है, ऑप्शन डी श्यानता। नेक्स्ट 76 से 150 तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग का जितना स्कोर आया है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।